Okay, so today we are going to start with the revision of electrostatics. तो electrostatics आज से start करेंगे revision. बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 मतलब 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसमें आपको एक्सटेंडेड चार्जेस का स्टडी करना होता है. एक्सटेंडेड चार्जेस मतलब 11th में आप पॉइंट चार्जेस की बात करते थे. तो एक पॉइंट चार्ज है Q, उसका एक P पॉइंट पे जहाँ द डिस्टेंस ऑफ दिस P पॉइंट इज R, तो P पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यू से इट इज K मतलब 1/4π/0 Q by R square, right? तो when in 12th we will talk about extended charges. मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर पे चार्ज है, टोटल चार्ज है Q on this sphere. So what is the electric field at a point, some point P due to this sphere? So to know how to find out electric field due to charge on a sphere or charge on a wire or charge on a thin plane sheet, हमको पता होना चाहिए गॉस लॉ, और गॉस लॉ से पहले हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, लेट अस सी. बहुत सिंपल सी चीज है. अंडर द अजम्पशन कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है. सो लेट अस से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये. सो दिस इज अ लाइन व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं इसको ई बार. हमने एक एरिया ले लिया, लेट अस से द एरिया इज लाइक दिस. अब इस एरिया को मैं ds नाम देता हूँ. इस एरिया ds में से टोटल कितने लाइंस पास हो रहे हैं नॉर्मल टू ds, मतलब ds से परपेंडिकुलरली कितने लाइंस पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये जो एरिया ds लिया है हमने, इस एरिया ds का डायरेक्शन हमेशा इसको नॉर्मल ड्रॉ करके देखा जाता है. सो द नॉर्मल ड्रॉन to the given area gives the direction of that area, so इसको ds bar में. The angle between E bar and ds bar is theta. और by definition of flux हमको ये देखना है कितने फील्ड लाइंस इस एरिया से नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं. तो हम कंपोनेंट देख लेंगे. सो वी विल सी what is the component of, what is the projection of E bar or around ds bar. तो ये जो वेक्टर है, this is E ds. this is of course अगर आप cos theta यूज करोगे तो cos theta is adjacent side upon hypotenuse. Okay, so this is E cos theta. तो ये कंपोनेंट है E cos theta. अब एक लाइन तो होगा नहीं, there will be many lines which are passing through the area ds like this. बहुत सारे लाइंस पास होंगे. हमको देखना है फ्लक्स. फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइंस which are perpendicular to the area. तो वो फ्लक्स आपको मिलता है by taking dot product of E bar and ds bar. So flux मतलब total number of lines of forces, electric lines of forces perpendicular to given area ds. तो फ्लक्स आप लिखते हो E bar dot ds bar, तो which is equal to E ds cos theta. तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये पता होगा, then you can talk about Gauss law. तो next thing is Gauss law. अब according to Gauss law, suppose हमारे पास एक कंडक्टर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर का रेडियस हमेशा हम लोग कैपिटल R लेंगे.
सो जिस बॉडी पे चार्ज है उसका रेडियस हमेशा मैं कैपिटल आर लिखूंगा ऑलवेज बाय डिफॉल्ट। टोटल चार्ज ऑफ दिस कंडक्टर इज क्यू। हमारा क्वेश्चन ये था कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, सम पॉइंट वी हैव ओवर हियर, P point, which is at a distance of small r from the center of conductor। हमको ये पता करना है कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ व्हाट डू वी डू इज हम एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। ओके, सो दिस इज इमेजिनरी स्फीयर मान लो। गुड, सो लेट मी ड्रॉ अ स्फीयर। सो हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। ओके, सच दैट ये जो पॉइंट P है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना था, वो P पॉइंट इस स्फीयर के ऊपर होना चाहिए। मतलब हम लोग स्मॉल r रेडियस लेके, स्फीयर का रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे। इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, लेकिन ये जो सरफेस है ये स्फेरिकल फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं गॉसियन स्फीयर। ये इमेजिनरी स्फीयर है, दिस इज एन इमेजिनरी स्फीयर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो द आइडिया इज हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर था जिसपे चार्ज है, कंडक्टर का रेडियस कैपिटल R था। हमारे पास एक P पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। हमको उस P पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रिक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इमेजिनरी सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस है ये इमेजिनरी सरफेस है, ये रियल नहीं है। ओके, और इस सरफेस का शेप कैसा होना चाहिए, जैसे कंडक्टर का शेप है। कंडक्टर स्फीयर तो गॉसियन सरफेस स्फीयर, कंडक्टर सिलेंड्रिकल तो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स, क्योंकि क्या है कि अंदर जो स्फीयर है आपके पास जिस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर गोइंग लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर गोइंग समथिंग लाइक दिस, अवे, अवे। So these green colored lines, they represent electric field lines. So electric field lines are going away, away, something like that. Okay, हर एक sphere के हर एक point से lines emit होंगे. So lines will emit in all directions, cylindrically, no, radially outwards. Good. So this is the situation. Now, हमको गॉस लॉ ये बताता है टोटल फ्लक्स, क्योंकि पूरे स्फीयर में से लाइंस पास हो रहे हैं, तो टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज्ड। मतलब ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है उसके अंदर कितना चार्ज है। सो चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन जीरो। इप्सिलॉन जीरो अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर फ्री स्पेस या वैक्यूम में होगा, तो अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर किसी और मीडियम में है तो मैं इप्सिलॉन लिखूंगा इंस्टेड ऑफ इप्सिलॉन जीरो। ओके, क्योंकि इप्सिलॉन इज इप्सिलॉन जीरो के इज डायरेक्टली कांस्टेंट। तो एनीवेज हम अज्यूम कर लेते हैं ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है ये फ्री स्पेस में वैक्यूम में। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, गॉस लॉ का मतलब इतना ही है, टोटल फ्लक्स जो हमने इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया है उसमें से जो लाइंस पास हो रहे हैं, टोटल फ्लक्स, टोटल लाइंस पासिंग थ्रू दैट इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन जीरो। बट अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि फ्लक्स जो होता है
स्मॉल सरफेस स्मॉल एरिया ds में से फ्लक्स कितना है d5 which is e bar by ds bar। ओके तो हम क्या करेंगे, हमको टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है, तो टोटल फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन e बार डॉट ds बार ओवर अ सरफेस। क्यों, क्योंकि ये जो स्फीयर लिया है मैंने, तो स्फीयर के केस में मैं एक सरफेस ds यहाँ लूंगा, फिर दूसरा ds यहाँ लूंगा, सो फोर्थ। तो हम इस पूरे स्फीयर को स्मॉल स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ds 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 ds। ओके और हर एक ds में से मतलब फ्रॉम ईच ds कितना फ्लक्स पास होता है वो देखते हैं। और फिर हम पूरे जितने भी हमने एलिमेंट्स लेके रखे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, दिस होल सरफेस इज अज्यूम्ड टू बी डिवाइडेड इनटू ds 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 ds। तो हमको टोटल फ्लक्स देखना है, तो इसलिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन कहाँ से आया, हमारे पास एक कंडक्टर था, कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है जिसका रेडियस कैपिटल r है, वो लाइन से मीट कर रहा है। हमको उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट p एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टर। हमने उस p पॉइंट पे और स्मॉल r रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया जिसको हमने बोला गॉसियन स्फीयर। उस गॉसियन स्फीयर पे छोटा सा एरिया देख रहा हूं मैं जो है ds। इस ds में से कितना फ्लक्स है, तो e बार डॉट ds बार। तो टोटल स्फीयर में से कितना फ्लक्स होगा, तो इंटीग्रेशन, क्योंकि हर एक स्फीयर के हर एक ds ds में से फ्लक्स पास होगा, तो गॉस लॉ बन जाता है आपका e बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आ गया आपका फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके ये तो यहाँ तक तो मैंने 11th का पार्ट बताया। अब हम 12th स्टार्ट करेंगे। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बेसिक्स पता होना चाहिए। मैंने अभी भी बताया कि जब आप एक सरफेस पे, है ना, अब ये सरफेस है ds, इसका डायरेक्शन कभी भी सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ करते हो, मतलब यू सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds, तो ds बार। और क्योंकि हमारे पास जो चार्ज कंडक्टर था वो पॉजिटिवली चार्ज था, तो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑलवेज अवे होता है, मतलब ये आ गया ई बार। तो ई बार और ds बार दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ, well by the way I can write इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। I can write e bar dot ds bar का इंटीग्रेशन as इंटीग्रेशन e ds cos theta, but e bar and ds bar are in the same direction, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है वो, इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में है इसलिए थीटा की वैल्यू 0, तो cos थीटा की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1। ओके नाउ आपको ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन e बार डॉट ds बार इक्वल टू e ds, क्योंकि cos की वैल्यू थी 1। अब इस पूरे स्फीयर पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज पे और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। इस पूरे स्फीयर पे ये P पॉइंट मैंने कहीं भी लिया होता, यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, वेरेवर यू टेक, क्या चार्ज चेंज हुआ, नहीं। क्या डिस्टेंस चेंज हुआ, नहीं, क्योंकि स्फीयर की सरफेस का डिस्टेंस उसके सेंटर से हमेशा स्मॉल r रहता है। ओके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे स्फीयर पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्वांटिटीज एज यू नो इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं, राइट। अब ये इंटीग्रेशन ds किस पे है, देखो ये पूरे स्फीयर को हमने ds 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 और भी ds इसमें सब में डिवाइड करके रखा था। अब मैं सारे के सारे ds को ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 पाई r स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर। तो ये आ गया आपका e 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आप गॉस लॉ का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हो, ई बार डॉट ds बार
तो ये गॉसियन सरफेस की बात चल रही है, इमेजिनरी सरफेस जो आपने ड्रॉ किया है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है आपने इसमें 4 पाई आर स्मॉल आ रहेगा। ओके, इक्वेशन नंबर 2। तो हमको मिल गया इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार एज ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, चार्ज एनक्लोज्ड। कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? बिफोर डूइंग दैट आपको ये पता होना चाहिए कि आपने 11th स्टैंडर्ड में यू हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। मेरे पास अगर एक लाइन है और इस लाइन पे चार्ज है तो कितना चार्ज है 1 मीटर में, मतलब पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है उसको मैं बोलता हूँ लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। सिंपल लैंग्वेज, 1 मीटर में कितना चार्ज। मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने चार्ज रखा है, फिर मैं देखता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, मतलब चार्ज अपॉन एरिया, उसको मैं बोलता हूँ सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर मीटर स्क्वायर। राइट, गुड। तो ये बताना चाहिए। अब जो हमारे पास कंडक्टर था, इस कंडक्टर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया। तो टोटल चार्ज Q इज सिग्मा इनटू ए। ओके, ए किसका? ए कंडक्टर का जिसपे चार्ज था, मतलब 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। ओके, so it is total charge enclosed inside the Gaussian surface। तो ये आपको मिलेगा charge enclosed inside Gaussian surface is Q, that is equal to sigma 4 pi capital R square, equation number 3। अब हम लोग ये 2 और 3 जो है इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in equation number 1। okay, so let's substitute। अगर आपको याद होगा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार लेफ्ट हैंड साइड पे, और वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0। कैंसल कैंसल, तो आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड E एज सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो गॉस लॉ का पर्पस क्या था? टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सटेंडेड चार्जेस, राइट। तो अब इसमें केसेस है। केस नंबर 1, जहां पे मैं चार्ज फाइंड कर रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ। कहाँ पे फाइंड कर रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड? एक पी पॉइंट था हमारे पास जो कंडक्टर के बाहर है, डिस्टेंस उसका स्मॉल आर है वहां पे। तो केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज कंडक्टर, आउटसाइड कंडक्टर, मैं कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ। तो इस केस में फॉर्मूला आपका सीधा सीधा ये फॉर्मूला आने वाला है। So you are going to get this formula there। Okay, so आपको straight away मिलेगा this formula। Case number 2, on the surface of sphere। मतलब जो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर था, चार्ज स्फीयर था, रेडियस कैपिटल आर था, मुझे इसी के सरफेस पे फील्ड देखना है। मतलब वो जो पी पॉइंट था, इस पी पॉइंट को मैं लेके आऊंगा ऑन द स्फीयर इटसेल्फ। तो इस केस में स्मॉल आर
और कैपिटल आर हो जाते हैं सेम। तो आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन जीरो स्मॉल आर, लेकिन ये दोनों इक्वल है तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। ओके गुड। केस नंबर 3, केस नंबर 3। नाउ इन दिस केस हमको फाइंड करना है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ पे आपको बेसिक पता होना चाहिए, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चार्ज कंडक्टर था हमारा जिसका रेडियस कैपिटल आर था, पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, वो कंडक्टर के इनसाइड है। आपको पता होना चाहिए कि चार्ज जो भी है वो होता है कंडक्टर की सरफेस पे, मतलब इनसाइड तो चार्ज है ही नहीं, मतलब चार्ज एंक्लोज्ड जीरो है, क्योंकि चार्ज एंक्लोज कहाँ देखना है, यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है ही नहीं, सो चार्ज एंक्लोज्ड जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सो E inside is zero, E on the surface is sigma upon epsilon zero, and E outside is sigma r square upon epsilon zero r square। ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज्ड स्फीयर बेसिकली। तो 11 के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना थोड़ा अलग मेथड है, यहाँ पे हमको गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया स्फीयर का केस। अगर हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसका कैसे फाइंड करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ infinitely long straight wire, straight charged conductor या charged wire। Okay, so the idea is pretty simple. What we have is हमारे पास एक वायर है, इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके सो मान लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है एवरीवेयर। तो it is positively charged, something like this, and let us assume that ये जो वायर है इसका रेडियस, इस वायर का रेडियस कैपिटल आर है, मतलब इन शॉर्ट जिसके ऊपर चार्ज होगा उसका रेडियस में कैपिटल में डिनोट कर रहा है। हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट पी विच इज समवेयर ओवर हियर, जिसका डिस्टेंस एक्सिस से स्मॉल आर है। सो दिस इज लेट अस से एक्सिस ऑफ वायर। सो यू ऑलरेडी नो दैट, आपको ऑलरेडी पता है कि रेडियस मतलब एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हैं। सिमिलरली ये जो पॉइंट मैंने लिया है इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो ये जो पी पॉइंट है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू वायर, इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो गॉस लॉ में एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट इज आपको हमेशा चार्ज को क्लोज करना है, इनक्लोज करना है, हर एक साइड से क्लोज करना है। तो हमने स्फीयर के केस में क्लोज करने के लिए स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया था, इमेजिनरी। तो इस केस में हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी। सो हम लोग एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करने वाले हैं और इस सिलेंडर को बोल देंगे गॉसियन सिलेंडर।
तो ये आपका आ गया गॉसियन सिलेंडर, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर। ओके, तो ये आपका गॉसियन सिलेंडर आ गया, चार एंक्लोज हो गया। अब फिर वही गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन और गॉसियन सरफेस E bar dot ds bar equal to charge enclosed upon epsilon 0, इक्वेशन 1। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, E bar dot ds bar, so it is E ds cos theta, right? So it is E ds cos theta. Now again you need to understand the same thing, same चीज है कि जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे मैंने एक ds, मतलब जैसे हमने गॉसियन स्फीयर को स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, वैसे हमने इस गॉसियन सिलेंडर को भी स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करके रखा है, ds 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 ds। और इस ds का डायरेक्शन होगा बाय ड्राइंग नॉर्मल टू दिस, मतलब इस ds का डायरेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर है टू द एरिया इटसेल्फ। So this is the direction of ds bar. Also, electric field due to positive charge is also away, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपका यही है, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज also going away from the wire, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। मतलब वापस से थीटा की वैल्यू 0 आ गई, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई, तो इंटीग्रेशन E ds into 1, क्योंकि थीटा इज 0, cos 0 is 1। नाउ फिर वही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे। तो सिलेंडर पे मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, मैंने सिलेंडर पे P पॉइंट यहाँ लिया है या यहाँ लिया है या यहाँ लिया है या यहाँ लिया है, मैं उस गॉसियन सिलेंडर पे कहीं पे भी पॉइंट लूंगा तो उस केस में डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि वायर के एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा स्मॉल आर रहने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस गॉसियन cylinder is going to be constant because it depends only on charge which is constant, and it depends on distance which is constant। तो इंटीग्रेशन के बाहर आप निकाल सकते हो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ds ऑन द सरफेस s। जैसे मैंने बताया कि हमने इस पूरे सरफेस को, सिलेंडर का सरफेस को स्मॉल स्मॉल ds में डिवाइड करके रखा था, ये ds था, ये भी ds था, ये भी ds ही है। तो जब मैं इन सब ds 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 को ऐड करूंगा, मतलब इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा सरफेस ऑफ सिलेंडर। अगर लेंथ ऑफ सिलेंडर l है तो मुझे मिल जाएगा E, क्योंकि सरफेस कैसे निकालोगे, सरफेस बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, हम यहाँ पे ये जो इमेजिनरी सरफेस है वो सरफेस है, हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि उस सरफेस में से कितना फ्लक्स जा रहा है। तो गॉस लॉ अप्लाई करते वक्त वॉल्यूम का काम ही नहीं है, ये सरफेस है। तो आपको पता है सरफेस कैसे निकालते हो, आप 2 पाई r सर्कमफ्रेंस लोगे, लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। तो 2 पाई r l। अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो सिलेंडर का तो आप डिस्क लेते हो समथिंग लाइक दिस, और उस डिस्क को आप लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, मतलब पाई r स्क्वायर को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, दैट गिव्स यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमारे पास गॉसियन सरफेस का एरिया की जरूरत है, हमको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार, ये आ गया E 2 पाई r l, इक्वेशन नंबर 2। अब
चार्ज कितना एंक्लोज्ड है। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होती है क्योंकि बुक्स में गलत तरीके से लिखा हुआ है, सॉरी टू से दिस, बट जो है वो है गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो थोड़ी सी गड़बड़ होती है। हमको देखना है ये जो गॉसियन सिलेंडर मैंने लिया है उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, चार्ज एनक्लोज्ड कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि चार्ज डेंसिटी कितना है, मतलब लैम्बडा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वायर के ऊपर चार्ज, स्ट्रेट वायर थी, वन डायमेंशनल था, उसके ऊपर चार्ज था, तो लैम्बडा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। मैंने मल्टीप्लाइड बाय एल क्यों किया, क्योंकि मुझे देखना है गॉसियन सिलेंडर में कितना चार्ज है। तो मैं क्या करूंगा, पर मीटर में कितना चार्ज है उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा। किसका लेंथ, गॉसियन सिलेंडर की लेंथ। क्यों गॉसियन सिलेंडर का लेंथ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है। तो चार्ज एनक्लोज कैसे फाइंड किया हमने, हमने बोला ठीक है 1 मीटर में 5 कूलम और इस गॉसियन सरफेस का लेंथ 10 मीटर है, तो 5 × 10 50। 1 मीटर में अगर 5 कूलम है और गॉसियन सिलेंडर का लेंथ अगर 10 मीटर है, तो 10 मीटर इंटू 5 कूलम पर मीटर, मतलब टोटल 50 कूलम का चार्ज इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है। मतलब बाहर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैंने वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ नहीं किया, तो गॉसियन सरफेस के बाहर कितना चार्ज है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, बिकॉज हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। तो मैं बाहर के चार्जेस को हटा देता हूँ। इट डजेंट मीन कि वहां पे चार्ज नहीं है, वहां पे चार्ज है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो। ओके, तो अब इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन 2 और 3 जाएंगे इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी विल गेट, अभी इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड है ई बार डॉट डी एच बार का इंटीग्रेशन जो हमने निकाल के रखा है ई इंटू 2 पाई आर, ई इंटू 2 पाई आर, और चार्ज एनक्लोज है लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0, तो हाइट हाई वहां पे कैंसिल कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा बाय आर। ओके, तो ये आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। तो यहाँ पे भी 3 केसेस, केस 1 आउटसाइड द वायर, तो यहाँ पे आपको पता है E इज 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा बाय आर। केस 2 on the surface, on the surface as you already know, इस सरफेस पे क्या होता है बेसिकली, सरफेस पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होता है, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होता है, तो E मिलेगा आपको 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्बडा बाय कैपिटल R, एंड इनसाइड तो 0 ही होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज गोइंग टू बी 0, तो E inside is 0 because there is no charge. Alright, so this is how you can find out electric field at different points. Case number 3, मतलब case number 3 in the sense कि object number 3, पहले हमने स्फीयर देखा, फिर हमने लॉन्ग कंडक्टिंग वायर देखा, अब हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस। हमारे पास एक प्लेन शीट है, okay? Just a minute.
we have a plane sheet something like this. तो चार्ज है, गुड। तो चार्ज है मतलब लेट अस से पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है देखो क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन। जब हम यहाँ पे गॉस लॉ की बात कर रहे थे कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर की, तो एक सरफेस पे चार्ज था इसलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया। फिर दूसरे केस में एक लाइन पे चार्ज था तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लिया। अब वापस से एक सरफेस पे चार्ज है, तो ये एक थिन इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ऐसा मान लेते हैं। हमको फाइंड करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। ओके, व्हाट विल डू इज हम लोग यहाँ पे एक एरिया ले लेंगे। इस एरिया को आप A बोलो, DS बोलो, मैटर रियली। तो मैंने एक एरिया ड्रॉ कर लिया यहाँ पे जस्ट अ मिनट। तो ये एक एरिया ड्रॉ कर लिया। P पॉइंट पे कुछ नहीं है, P सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे हमको फाइंड करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द शीट इज R। तो ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग शीट है, यहाँ से P पॉइंट का डिस्टेंस है R। So this distance is R. Good? Good. अब गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको हमेशा चार्ज को करना पड़ता है एनक्लोज। अभी चार्ज तो पूरे शीट पे है, तो मैं क्या करूंगा, एक सिलेंडर ड्रॉ कर लूंगा। ओके, तो व्हाट वी डिड इज हमने, अगर ये जो DS है सेम शेप का चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया, और मतलब दिस रेड इज चार्ज। हमने इस चार्ज को, क्योंकि शीट पे चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस है, तो हमने शीट के एक साइड से उसको क्लोज कर लिया। लेकिन गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए एक साइड से क्लोज करना चलेगा नहीं, दोनों साइड से क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे दूसरे साइड पे, ऑन द अदर साइड ऑफ शीट, मुझे एक और पॉइंट लेना पड़ेगा P'। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P पे ही फाइंड करना था, लेकिन क्योंकि ये चार्ज जो है ये एक शीट पे है, और शीट पे है तो मैं अगर चार्ज को एनक्लोज करना चाहता हूँ तो मुझे चार्ज को एनक्लोज तो दोनों साइड से ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने शीट के दूसरे साइड पे एक और पॉइंट ले रहा हूँ मैं, एंड दैट आई एम गोइंग टू कॉल एज P'। So I'm going to take another point यहाँ पे जिसको मैं बोलूँगा P'। ओके, और चार्ज अब एनक्लोज हो गया क्योंकि हमने एक सिलेंडर ऐसा ड्रॉ कर लिया जो इस शीट से आर पार हो गया, मतलब दोनों साइड पे सिलेंडर ने चार्ज को क्लोज कर दिया। और ये सिलेंडर इमेजिनरी है, दिस इज नॉट रियल सिलेंडर। तो P' पॉइंट का भी डिस्टेंस, P' पॉइंट का डिस्टेंस भी R है। तो P और P' इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हो गया 2R। तो डिस्टेंस बिटवीन these P' and P, these points is 2R। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 2R। हमको करना क्या था, हमको सिर्फ इस थिन प्लेन शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट। लेकिन गॉस लॉ अप्लाई करना है तो हमको कंपल्सरीली चार्ज को एनक्लोज करना है। तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, और इस स्मॉल एलिमेंट पे DS पे चार्ज है, तो यहाँ पे इस पे चार्ज है। अब मैं इस चार्ज को एनक्लोज कर रहा हूँ दोनों साइड से, राइट।
Good. Also, you should know कि electric field due to positive charge is always away. मतलब electric field का direction ऐसा है, यहाँ पे P point पे away और P dash point पे भी away. So electric field is directed in this particular direction, E bar and E bar. ये जो हमने सरफेस एलिमेंट लिया ds या फिर ये ds, इसका भी डायरेक्शन जो होगा it will be like this over here. Okay, इसका डायरेक्शन will be like this over. तो ये आ गया आपका ds बार. मतलब इस केस में भी E बार और ds बार का डायरेक्शन सेम है, मतलब इस केस में भी थीटा 0 है. इसका मतलब वापस से जब आप गॉस लॉ अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस E बार और ds बार इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन 70, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको यही यूज करना है. सिर्फ चेंज क्या है? चेंज इतना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखते हो इंटीग्रेशन E बार और ds बार, ये होता है टोटल फ्लक्स. दिस इज फ्लक्स टोटल. तो यहाँ पे फ्लक्स टोटल निकालने का तरीका अलग है. क्यों तरीका अलग है? ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है. तो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट में मैं हर जगह पे ऐसा गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ नहीं कर सकता. तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा, तो हमको देखना है कि इस चार्ज के पोर्शन की वजह से कितना फ्लक्स. तो हम बोलते हैं कि टोटल फ्लक्स जो होगा टोटल फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स होगा फ्लक्स पासिंग थ्रू पॉइंट P प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू पॉइंट P डैश. बट यू नो फ्लक्स पासिंग थ्रू P एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू P डैश इज सेम, क्योंकि यहाँ पे भी एरिया ds, यहाँ पे भी एरिया ds, और दोनों ही के लिए E बार और ds का डायरेक्शन सेम है. तो आप बोलोगे दिस इज इक्वल टू लेट अस से phi. Okay, therefore total flux will be phi plus phi, that is 2 phi, and that is 2 E bar dot ds bar, that is equal to 2 EDS cos theta cos 0. So that is equal to 2 EDS. तो यहाँ पे total flux आपका आ गया 2 EDS, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1. डिफरेंस सिर्फ इतना ही है यहाँ पे, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन की बात नहीं करते हो. किस पे इंटीग्रेट करो? देखो, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपने एक स्फीयर ड्रॉ किया था तो वो ds सारे स्फीयर के थे और ऐड कर दिया तो सर्फेस ऑफ गॉसियन स्फीयर मिल गया. जब आपने गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया तो बाहर के केस में तो आपने चार्ज को इनक्लोज किया था. तो यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ठीक है, हमको मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से P पॉइंट. P पॉइंट पे मैंने एक छोटा सरफेस ड्रॉ कर लिया ds. ऐसा ही एक सरफेस मैंने शीट के दूसरी साइड पर ड्रॉ किया है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमेशा अवे होता है, मतलब फ्लक्स दोनों डायरेक्शन से जाएगा. तो ये जो बीच में आपने चार्ज लिया है, इस चार्ज का फ्लक्स दोनों साइड से जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स आएगा EDS प्लस EDS, तो 2 EDS. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सो दिस इज टोटल फ्लक्स. मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड मिल गया. अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं. सिमिलरली चार्ज एनक्लोज कैसे निकला? बाय डेफिनेशन. व्हाट इज डेफिनेशन? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट? तो चार्ज इज डेंसिटी इनटू एरिया. तो चार्ज इज डेंसिटी इनटू एरिया. लेकिन एरिया किसका? तो एरिया मतलब जितने एरिया पे चार्ज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसका. हम कितने एरिया पे चार्ज कंसीडर कर रहे थे? इस एरिया ds पे ही चार्ज कंसीडर कर रहे थे. तो हम इसका एरिया भी when finding out charge enclosed तो हम ds लिखने वाले हैं, क्योंकि ये एरिया भी ds है जिस पे हम लोग चार्ज कंसीडर कर रहे थे. तो आ गया इक्वेशन नंबर 3. अब ये आप इक्वेशन नंबर 3 और 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो टोटल फ्लक्स तो था 2 EDS
और ये आपके पास है सिग्मा ds अपॉन इप्सिलॉन 0, कैंसल कैंसल, तो E आपको मिल गया सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। रिमेंबर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक साइड पे है, मतलब मैं एट पॉइंट P की बात कर रहा हूँ, मतलब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन 0, और P डैश पे जो होगा दैट विल अगेन बी सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन 0, मतलब टोटल विल बी सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0। तो टोटल सिग्मा बाय इप्सिलॉन 0 आता है, इस केस में भी वही आ रहा है जैसे आपका स्फीयर का केस था, राइट। बट एनीवेज, तो इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फ्लक्स दोनों साइड से आगे जा रहा है, तो दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंसेस पे, क्योंकि पी और पी डैश सेम डिस्टेंस पे था, सिग्मा अपॉन 2 इस पे नीट और जेडब्ल्यू में दोनों में ही क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड। ओके, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, इतना आपको पता होना जरूरी है। तो व्हाट वी हैव डन टुडे सो फार इज, हमने आज फ्लक्स क्या होता है वो इंट्रोड्यूस किया, गॉस लॉ क्या होता है वो इंट्रोड्यूस किया, गॉस लॉ हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर पे अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं वो देखा। उसके बाद हमने केस लिया सिलेंडर, एक लॉन्ग वायर का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कैसे करते हैं वो देखा। एंड देन वी टुक अ केस ऑफ charge infinite plane shield and how to find electric field using Gauss law here as well. So that's it. So we'll stop here for the day. We'll continue with more tomorrow.